नमस्कार साथियों, ट्रिकी भैया टुडे जी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये हर साल 12 मई को मनाया जाता है। दूसरा कथन है, इस वर्ष की थीम जल और प्रवासी पक्षियों के लिए इसका महत्व है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ए विकल्प केवल एक, बी विकल्प केवल दो, सी विकल्प एक और दो दोनों, जबकि डी विकल्प है ना तो एक और ना ही दो। प्रवासी पक्षी दिवस 2023 के संबंध में दिए गए कथन का दूसरा कथन सही है। इस वर्ष की थीम जल और प्रवासी पक्षियों के लिए इसका महत्व है, इसलिए हमारे प्रश्न का विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए इसकी जानकारी आगे विश्लेषण से देखते हैं। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 मनाया गया। बता दें कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इस वर्ष 13 मई को मनाया गया। ये प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालने वाला एक वार्षिक जागरूकता अभियान है। हर साल दुनिया में लोग इस दिन को मनाने के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे पक्षी उत्सव, शिक्षा कार्यक्रम, प्रदर्शनियों और पक्षियों को देखने के भ्रमण का आयोजन करते हैं। इस वर्ष की थीम जल और प्रवासी पक्षियों के लिए इसका महत्व है, इसलिए विकल्प बी सही है। आज का पहला प्रश्न है, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए ऑप्शन नीति आयोग द्वारा, बी ऑप्शन संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, सी ऑप्शन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, जबकि डी ऑप्शन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे इसकी जानकारी विश्लेषण इसमें देखते हैं। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स आकलन जारी किया गया। इस सूचकांक को तैयार करने के लिए नीति आयोग के विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रम द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसका उद्देश्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के निर्णय लेने में प्रशासनिक डाटा सिस्टम के परिपक्वता स्तर और उनके उपयोग को मापना है। इस इंडेक्स के मूल्यांकन से डेटा जनरेशन, डेटा गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण उपयोग एवं प्रसार, डेटा सुरक्षा तथा मानव संसाधन क्षमता और केस स्टडी सहित 6 प्रमुख विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर किस मंत्रालय या संस्था की पहल है? ए ऑप्शन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी ऑप्शन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, जबकि सी ऑप्शन है पेयजल स्वच्छता मंत्रालय, डी ऑप्शन नीति आयोग। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की योजना है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे इसकी जानकारी विश्लेषण में देखते हैं। हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया, इसलिए विकल्प भी सही है। इसे अपशिष्ट प्रबंधन के 3R रिड्यूस और रिसाइकल को चैंपियन बनाने के लिए लॉन्च किया गया। 3R वेस्ट टू वेल्थ को बैकबोन है और इसने कई शिल्पकारों, रिसाइकलरों, स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों, स्टार्टअप्स आदि को कचरे को कई उत्पादों में रिसाइकल करने में सशक्त बनाया है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य शहरों में वन स्टॉप संग्रह केंद्र स्थापित करना है, ताकि कपड़े, जूते, पुरानी किताबें, खिलौने और इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक का पुनः उपयोग या किया जा सके। संग्रह के बाद इन वस्तुओं को विभिन्न हितधारकों को पुनः उपयोग के लिए नवीनीकृत करने या नए उत्पादों में बनाने के लिए दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई? ए ऑप्शन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा, बी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संघ के द्वारा, सी ऑप्शन सेंटर फॉर पब्लिक जस्टिस के द्वारा,
जबकि डी ऑप्शन है अलायंस डिफेंस फ्रीडम के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा जारी किया गया। इस प्रकार हमारे प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इसकी जानकारी आगे विश्लेषण से देखते हैं। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022 को खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट में देश में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर चिंता जताई गई। बता दें कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अनुपालन में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर कांग्रेस को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। आगे देखेंगे, यह रिपोर्ट धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति, धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन करने वाली सरकार नीतियों एवं समूहों, धार्मिक संप्रदायों और व्यक्तियों की प्रथाओं का वर्णन करती है। इस रिपोर्ट में पिछले कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच की अवधि को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक भारतीय राज्य की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है कथन, यह 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। दूसरा कथन है, ये देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तीसरा कथन है, इसे संविधान के 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य बनाया गया था। उपर्युक्त विशेषताएं किस राज्य से संबंधित हैं? ए ऑप्शन त्रिपुरा, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, जबकि डी ऑप्शन मणिपुर। हमारे प्रश्न का आंसर सिक्किम हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इसकी जानकारी विश्लेषण से देखते हैं। हाल ही में सिक्किम राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। बता दें कि सिक्किम भारत के साथ अपने एकीकरण और देश में 22वें राज्य के रूप में उभरने को स्वीकार करने के लिए 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 17वीं शताब्दी में नामग्याल वंश ने देश के उत्तर पूर्वी भाग में सिक्किम राज्य का गठन किया। हालांकि 1890 में ये ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। यह 1950 में भारत का एक संरक्षित राज्य और 1975 में 36वें संविधान संशोधन के बाद एक पूर्ण भारतीय राज्य बना, इसलिए विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही पलक झील किस जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आती है? ए ऑप्शन इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट, बी ऑप्शन सुंडालैंड, सी ऑप्शन पश्चिमी घाट और डी ऑप्शन हिमालय। पलक झील का संबंध इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट से है। इस प्रकार प्रश्न का विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे इसकी जानकारी विश्लेषण से देखते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पलक झील के किनारे एक नेचर वॉक का आयोजन किया गया। पलक झील मिजोरम राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह झील जैव विविधता से संबंध है और इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आती है, इसलिए विकल्प ए सही है। बता दें कि जैव विविधता हॉटस्पॉट हजारों अपूर्णीय प्रजातियों का घर है जो कई तरह के खतरों का सामना कर रही हैं। वर्तमान में 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं जो पृथ्वी के सबसे जैविक रूप से संबद्ध लेकिन संकटग्रस्त स्थलीय क्षेत्र है। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र को 2 सख्त मानदंडों को पूरा करना होता है। यहाँ पृथ्वी पर कहीं पर पाए जाने वाले संवहनी पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियाँ होनी चाहिए। इन्होंने अपनी प्राथमिक देसी वनस्पति को कम से कम 70% खो दिया है। आज का अभ्यास प्रश्न है, CNG और LPG के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, CNG मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का एक गैसीय मिश्रण है, जबकि दूसरा कथन है, जबकि LPG मुख्य रूप से तरल रूप में मेथेनॉल है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ए विकल्प केवल 1, बी विकल्प केवल 2, सी विकल्प 1 और 2 दोनों, जबकि डी विकल्प ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू।